जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं। ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। 11 जून 2026 को कानपुर के साइबर क्राइम सेल में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक शिकायत दर्ज की। असल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव की कुछ मॉर्फ्ड फोटोज पोस्ट कर दी, जिनमें आपत्तिजनक बातें लिखी थी। ये पोस्ट बड़ी फॉलोइंग वाले पेजेस से भी किए गए। विडंबना देखिए कि जिन अकाउंट से ये पोस्ट शेयर किए जा रहे थे उनमें से कुछ की प्रोफाइल तस्वीरों में तिरंगा था और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हो रही थी। यानी एक तरफ देश के सम्मान की बात हो रही थी और दूसरी तरफ एक लड़की की गरिमा और उसके सम्मान को निशाना बनाया जा रहा था। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रभक्ति सिर्फ प्रोफाइल तस्वीरों तक सीमित है या फिर उसमें देश की बेटियों के सम्मान की जिम्मेदारी भी शामिल है? ताज्जुब करने वाली बात यह है कि इन भद्दे कमेंट्स करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये राम मंदिर में हुए घोटाले के मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी लड़की या महिलाओं को इस तरह अपमान का सामना करना पड़ा हो। क्या आपने ऐसी कोई रिएक्शन चेन कभी किसी लड़के के बारे में देखी है? क्या लड़कियों को टारगेट करना इतना आसान है? नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। तो हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर एक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि अदिति यादव कथित तौर पर करोड़ों रुपए लेकर घर से भाग गई। इतना ही नहीं, पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि वो एक मुस्लिम युवक के साथ देश छोड़कर नाइजीरिया चली गई हैं। ये तस्वीरें और टिप्पणियां यहीं नहीं रुकी। हद तो तब पार हो गई जब कुछ एक्स अकाउंट्स पर अखिलेश यादव और उनकी बेटी को शादी के जोरे में भी दिखाया गया। जब मामला सामने आया तो समाजवादी पार्टी की ओर से इन्हें पूरी तरह फर्जी बताते हुए शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामला साइबर क्राइम जांच तक पहुंच गया। पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और नफरत फैलाने वाले 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भरत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव को आरोपी बताया गया। आजमगढ़ की एक जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर खुल के बात की। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैंने पुलिस को एफआईआर का आदेश दिया और कहा कि बेटी तो बेटी होती है। हम बचपन से ही ये संस्कार लेकर आए हैं कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है। हमने कभी कोई भेद नहीं किया। सीएम योगी के इस बयान के बाद अदिति यादव की मां और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये भद्दी टिप्पणियां करने वाले बीजेपी समर्थक ही हैं और ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं। ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। अब असली सवाल ये नहीं है कि इस बार ये किसने किया, असली सवाल ये है कि ये बार बार होता क्यों है। सबसे पहले कुछ घटनाओं को देखते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो साल 2023 में रश्मिका मंदाना की एक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उनका चेहरा किसी और महिला के शरीर पर सुपर इम्पोज किया गया था। वो वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंची तो खुद प्रधानमंत्री ने डीप फेक को एक बड़ा संकट कहा। दिल्ली पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज की और 3 महीने बाद आंध्र प्रदेश से एक 24 साल के बीटेक ग्रेजुएट को गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने पर वजह यह सामने आई कि वो रश्मिका का एक फैन पेज चलाता था और सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसने ये डीप फेक वीडियो बनाई थी। साल 2025 में महज 25 साल की लोक गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से बीजेपी की विधायक बनी, लेकिन उनकी इस जीत के कुछ ही दिनों के भीतर इंटरनेट पर एआई जनरेटेड तस्वीरें सर्कुलेट की जाने लगी, जिनमें उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ विवाहित दिखाया गया।
एक और AI जनरेटेड फोटो में उन्हें विधायक कार्यालय में बैठा हुआ दिखाया गया, जिसे लेकर द क्विंट ने अपने फैक्ट चेक में पुष्टि की कि ये तस्वीर पूरी तरह से AI जनरेटेड थी। इस पर मैथिली ठाकुर ने सामने आकर सार्वजनिक तौर पर खुद कहा कि मेरे नाम से फर्जी बयान पोस्ट करना और मेरी तस्वीरों का दुरुपयोग करना बंद करें। इस मामले में दरभंगा साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया और गुजरात के जामनगर से आरोपी पंकज कुमार यादव को गिरफ्तार किया। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। भारत में महिलाओं से जुड़ी साइबर क्राइम की शिकायतें साल 2024 में तकरीबन 50,000 थीं, जो साल 2026 में बढ़कर लगभग 80,000 हो चुकी है, यानी सिर्फ 2 साल में 60% की बढ़ोतरी। ग्लोबल डेटा तो और भी ज्यादा डराने वाला है। AI सेफ्टी फर्म पाइलैब्स की रिपोर्ट बताती है कि डीप फेक के शिकार होने वाले लोगों में 93% सिर्फ महिलाएं हैं और हाल के वर्षों में बिना सहमति के बनाए जाने वाले सिंथेटिक कंटेंट में 900% का उछाल आया है। रश्मिका, मैथिली और अब अदिति यादव, हर बार एक महिला, हर बार एक फेक पोस्ट या फर्जी कंटेंट। तो ये समझना जरूरी है कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। भारतीय समाज में महिलाओं और पुरुषों पर हमले की भाषा बिल्कुल अलग अलग होती है। जब किसी पुरुष नेता को टारगेट किया जाता है तो आरोप आमतौर पर करप्शन, पॉलिटिकल फेलियर या किसी फाइनेंशियल फ्रॉड पर होता है। लेकिन जब किसी महिला को टारगेट किया जाता है तो आरोप सीधे उनके चरित्र, नैतिकता और पर्सनल लाइफ पर लगाए जाते हैं। ये अंतर साफ दिखाई देता है क्योंकि भारतीय समाज में अब भी एक महिला की अस्मिता और उसकी छवि को सीधे उसके परिवार की इज्जत से जोड़कर देखा जाता है और यही वो कमजोरी है जिसे लोग एक्सप्लॉइट करते आए हैं। अदिति यादव का केस इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। अदिति खुद किसी राजनीतिक पद पर नहीं है, वो किसी विवाद में भी नहीं रही और ना ही उनकी कोई पब्लिक स्टेटमेंट आई, फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसी तरह साल 2026 की शुरुआत में एक और ऐसा ही गंभीर मामला सामने आया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के AI ग्रॉक का एक बेहद खौफनाक इस्तेमाल देखा गया। कुछ लोग फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर रहे थे और ग्रॉक AI को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि वो उन तस्वीरों में कपड़ों को कम कर दे और उन्हें सेक्सुअलाइज करे। हर घंटे ऐसी करीब 6,000 से ज्यादा तस्वीरें बनाई जा रही थी। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर कड़ी निंदा करते हुए IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को बकायदा चिट्ठी लिखी। उन्होंने साफ कहा कि ये न सिर्फ अनएथिकल है बल्कि ये पूरी तरह क्रिमिनल भी है और ग्रॉक इस व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद सरकार ने X को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि इस कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, वरना IT एक्ट के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर प्रोटेक्शन छीन ली जाएगी। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इन हमलों को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बना रही है। महज एक फोटो से डीप फेक वीडियो तैयार हो सकती है, मिनटों में मॉर्फ्ड इमेज बन सकती है और एक फेक स्क्रीनशॉट किसी की भी पूरी रेप्यूटेशन पल भर में तबाह कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक सच सामने आता है तब तक लाखों लोग उस झूठ को देखकर सच मान चुके होते हैं। रश्मिका का डीप फेक वीडियो करोड़ों व्यूज मिलने के बाद डिबंक हुआ। यानी डिजिटल दुनिया का एक कड़वा सच ये भी है कि सच का करेक्शन कभी उतनी दूर तक नहीं जा पाता जितनी दूर तक झूठ की आग चली जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन डिजिटल हमलों की असली कीमत क्या है। ये सिर्फ रेप्यूटेशन डैमेज होने तक सीमित नहीं है, इसके नुकसान कहीं ज्यादा गहरे हैं। राणा अय्यूब का केस भारत में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल्स में से एक है। उनका साल 2018 में एक डीप फेक वीडियो वायरल किया गया, फोन नंबर लीक हुआ और सिर्फ एक रात में कई अश्लील कॉल्स किए गए। बात यही नहीं रुकी, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और सरकारी डॉक्यूमेंट्स तक लीक करवा दिए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें सीवियर एंजाइटी और हार्ट पैल्पिटेशन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इस डीप फेक अटैक के बाद उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना भी बंद हो गया और वो बताती हैं कि वो तब से केवल अपने किताबों की बिक्री पर निर्भर हैं। ये कहानी एक ऐसी पत्रकार की है जिसके पास एक अपना प्लेटफॉर्म था जो लड़ सकती थी, लेकिन जरा सोचिए कि जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनका क्या होता होगा। रति फाउंडेशन की मेरी ट्रस्ट लाइन हेल्पलाइन का साल 2025 का डेटा इसी कड़वे सच को बयां करता है। इस हेल्पलाइन पर डीप फेक अब्यूज रिपोर्ट करने वाली 92% महिलाएं आम नागरिक हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं। उनके पास ना तो कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई बड़ा वकील और ना ही कोई पब्लिक सपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे हमलों के बाद महिलाएं तंग आकर सोशल मीडिया छोड़ देती हैं। यानी जो महिला पहले इंटरनेट पर खुलकर अपनी बात कह रही थी वो अब पूरी तरह चुप है। इसका असर महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर और भी ज्यादा डायरेक्टली पड़ता है। जब अदिति यादव जैसी युवा लड़की को निशाना बनाया जाता है तो ये मैसेज देश के हर उस परिवार तक जाता है जो ये सोच रहा है
कि उनकी बेटी, बहन या पत्नी को पब्लिक लाइफ या पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं। ये हमला एक खौफनाक मैसेज देता है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में आओगे तो आपका परिवार और आपकी गरिमा सुरक्षित नहीं रहेगी। अब सवाल ये है कि जब पूरा देश, हर राजनीतिक दल और पूरी इंटरनेट कम्युनिटी एक ही सुर में इन हरकतों की निंदा कर रही है, तो फिर हर कुछ महीनों बाद एक नया चेहरा, एक नई बेटी इस डिजिटल पैटर्न का शिकार क्यों बन जाती? क्या सिर्फ एक एफआईआर दर्ज कर लेना और सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर देना काफी है? इतनी आसानी से सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणियां करने वाले लोग शायद इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अभद्र भाषा के लिए कभी अपमान नहीं देखा होता। कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले ऐसे पोस्ट, चाहे वो किसी के लिए भी हों, उन्हें एंजॉय करना बंद करें। अपने आसपास जब किसी को इस तरह के कमेंट करते हुए देखें या सुने तो उन्हें कॉल आउट करें। ऐसे यूजर्स को और ऐसे अकाउंट्स को रिपोर्ट करें। उन्हें बस इग्नोर ना करते रहें, क्योंकि आप शायद इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा पाएंगे कि इस तरह की टिप्पणियां या ऐसे भद्दे पोस्ट किसी के नजरिए या किसी के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। हमारे आसपास के लोगों को सेफ फील करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, और यही अगर हम सब समझने लगें तो ये समाज एक बेहतर समाज बन पाएगा। अब आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।